नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति एजुकेशन पर। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह भारतेंदु युग भाग 1 बीपीएससी टीआरई 4 में हिंदी विषय से अगर तैयारी कर रहे हैं तो भारतेंदु युग को मैंने 3 भागों में बांटा एमसीक्यू के आधार पर, क्योंकि मैंने जब एनवीएस दिया यूपी टीजीटी में 115 प्लस स्कोर रहा है। स्टेट जब मैंने क्वालिफाई किया तो तमाम परीक्षाओं को देने के बाद जो मेरा अनुभव रहा है किस तरह से जो हिंदी सब्जेक्ट विषय में नए पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर मैं यह वीडियो बनाया हूं और इसका 3 भाग है। तो पहला भाग में भारतेंदु जी के जीवन परिचय के बारे में से लेकर के और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। 21 प्रश्नों को महज हमने लिया है, तो बिल्कुल आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और आइए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि क्या आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो पहला है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल कृष्ण भट्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यहाँ पर आप मुख्य बिंदु में देख सकते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था और इन्होंने रीतिकाल की दरबारी संस्कृति को छोड़ करके साहित्य को जनजीवन से जोड़ा और इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगला प्रश्न हम दूसरा नंबर देखते हैं कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई थी, यानी कब दी गई थी भारतेंदु की उपाधि इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन आपके पास है 1870, 1875, 1880, 1885। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1880 में इनके मित्रों और पत्रकारों द्वारा भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन ये जो भारतेंदु वाला जो उपाधि दिया गया यह 1880 में पत्रकारों और इनके साथ में साहित्यकारों द्वारा यह दिया गया था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु में हम देखते हैं कि यहाँ पर तत्कालीन पत्रकारों और विद्वानों ने विशेषकर रघुनाथ राव के प्रस्ताव पर यह उपाधि दी थी। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा, भारत धन इंदु। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में 1885 में इनका निधन हो गया था। आपको पता है बहुत कम उम्र में यह बहुत बड़ा हिंदी साहित्य को बहुत सारा अपना रचनाओं को दे करके और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। आप तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतेंदु जी हैं वो किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह मेरा अनुभव जो रहा है एग्जामों का, तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस उपनाम से उर्दू में ये कविताएं करते थे। अब्र उपनाम, रसा उपनाम, त्रिशूल या जकी। तो किस उपनाम से यह रचना करते थे? तो बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर कोई बी ऑप्शन आप सोच रहे हैं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रसा उपनाम से उर्दू में ये कविताएं लिखते थे। तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। मुख्य बिंदु में हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतेंदु जी उर्दू में रसा उपनाम से शायरी और कविताएं लिखते थे। अन्य विकल्प में ज्ञान और अब्र उपनाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का था। अब्र उपनाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भी लिखते थे। तो यह बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रथम पत्रिका कौन सी थी। देखिए, पत्रिका से तो भारतेंदु युग में एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी या आनंद कादम्बिनी। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल, तो अगर आप बी ऑप्शन सोच रहे हैं कवि वचन सुधा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रथम जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा थी। इसका जरा हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में, सन आपको बिल्कुल याद रखना है। काशी में वाराणसी से शुरुआत किए थे और मासिक पत्रिका थी, बाद में पाक्षिक और साप्ताहिक हुई। इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं इसमें छपती थी। तो कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में इनकी पहली पत्रिका थी, आपको याद रखना। और भी पत्रिका थी जो भी आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि भारतेंदु जी ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था। अभी हमने कहा कि और भी पत्रिकाएं हैं जो बिल्कुल आपको याद रखनी है। तो प्रश्न वही है जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से आने योग्य हैं, तो आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा या स्त्री सुबोधिनी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही ऑप्शन यहाँ पर स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के शिक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रख करके, उनका जो शोषण हो रहा था उसको ध्यान में रख करके जो पत्रिका निकाली थी इन्होंने। 5 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, बाला बोधनी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाला बोधनी जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर पत्रिका ये विशेष रूप से निकाली गई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है भारतेंदु जी की किस कविता से
है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मातृभाषा प्रेम, प्रबोधिनी, या भारत दुर्दशा, या भाषा उन्नति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये बहुत बार लल्लन टॉप, इसको VIMP में नोट करिएगा कि ये क्वेश्चन छपने वाला है बिल्कुल एग्जाम में। तो कौन सा जो है यह पंक्ति किस प्रसिद्ध कविता से यहाँ पर ली गई है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, मातृभाषा है यहाँ पर मातृ। तो सही ऑप्शन आपको बताना है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है मातृभाषा प्रेम। भारतेंदु जी की यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है, भारतेंदु जी की मातृभाषा प्रेम से लिया गया है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो कौशल, ये दूसरी लाइन है इनकी। तो मातृभाषा प्रेम के लिए इन्होंने अपनी भाषा की गरिमा को बचाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु में अगर देखें तो यहाँ पर 1877 ईस्वी में बलिया का जो व्याख्यान कहा था इन्होंने, बलिया आए हुए थे। यूपी में सबसे पूर्वी जिला जो बलिया है, वहाँ पर एक मेला लगता है ददरी का मेला। वहाँ पर लोगों को देखे इन्होंने कतार में कि सभी कतार में जा रहे हैं, तो उन्होंने भाषा को त्योहारों को म्यूनिसिपलिटी भी कहा था यहाँ पर कि हमारा जो त्यौहार है वो म्यूनिसिपलिटी का काम करता है, और इसमें अपनी भाषा हिंदी विकास को ही देश के विकास की पहली सीढ़ी बताया था। तो 1877 में बलिया के व्याख्यान में इन्होंने ये बात कही थी। तो बिल्कुल आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए कि भारतेंदु जी का कौन सा नाटक जो है नाट्य रासक या लास्य रूपक की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भारत दुर्दशा। भारतेंदु जी का यह नाट्य रासक या लास्य रूपक श्रेणी में आता है यह नाटक भारत दुर्दशा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका विश्लेषण अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत दुर्दशा जो है 1880 ईस्वी में हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भी इसे माना जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि पहला हिंदी का राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा। इसमें भारत के तत्कालीन पतन और आलस्य और अंग्रेजी शासन की जो क्रूरता थी उस समय की, उसका चित्रण इस नाटक में किया गया है भारत दुर्दशा में। 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला अनुदित नाटक कौन सा था। देखिए इनके मौलिक और अनुदित दोनों नाटक थे। तो मौलिक नाटक का मतलब यह होता है कि जो खुद की रचना होती है, अपने हृदय की रचना होती है, कविता हो चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, तो मौलिक होता है। अगर कोई दूसरी भाषा में कोई चीज़ लिखा होता है और उसको हिंदी भाषा में या जिस भी दूसरी भाषा में उसको अनुवाद कर दिया जाता है तो अनुदित नाटक या कोई भी अनुदित वो काव्य हो जाता है। तो अनुदित यानी कि इनका पहला नाटक कौन सा था। ऑप्शन है आपका पास कि रत्नावली, विद्या सुंदर, सीपाखंड, विडंबन, या डी धनंजय विजय। तो कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको बताना है यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्या सुंदर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। विद्या सुंदर हिंदी में इन्होंने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन्होंने पहला अपना अनुदित नाटक विद्या सुंदर को लिखा था। तो यहाँ पर विद्या सुंदर का जरा विश्लेषण करते हैं तो आप देखेंगे मुख्य बिंदु में कि विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में संस्कृत के चौर पंचाशिका जो नाटक था उसका बंगला का संस्करण का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी के नाटकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनके अनुदित नाटक 9 हैं और मौलिक नाटक 8 हैं। तो ये बिल्कुल आपको संख्या भी याद रखनी है। और ये चौर पंचाशिका संस्कृत का बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद इन्होंने विद्या सुंदर के नाम से किया था। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि अंग्रेज राज सुखसाज बजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है यह तिख्वारी। यह पंक्ति किस नाटक की है। तो बिल्कुल यह VIMP इसको भी करिएगा। पंक्तियाँ आपसे बिल्कुल पूछी जानी है हर युग में। तो अंग्रेज राज सुखसाज बजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो यह किस नाटक की पंक्ति है। ऑप्शन आपके पास अंधेर नगरी, भारत जननी, भारत दुर्दशा, या नील देवी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने सी ऑप्शन सोच रखा है भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा नाटक का यह पंक्ति है कि अंग्रेज राज सुखसाज बजे सब भारी, पैदन विदेश चले जाते हैं अति ख्वारी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भारत दुर्दशा की यह पंक्ति है, अंग्रेज राज सुखसाज बजे। यहाँ पर जरा इसका मुख्य बिंदु में देख लेते हैं। तो मुख्य बिंदु में क्या कह रहा है, तो मुख्य बिंदु की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह पंक्ति भारतेंदु
भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में योगी द्वारा गाई जाती है। इसमें अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति जो होती है, यानी धन का विकास पर यह तीखा प्रहार है कि भारत से सभी लूट करके लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये पंक्ति को लिखा था। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि यहाँ पर 10 नंबर का रहा है कि भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी। ऑप्शन है 1870, 1872, 1873 यानी 1877। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर अगर सी आप सोच रहे हैं तो 1873 में तदीय समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो तदीय समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1873 ईस्वी में। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य बिंदु में कि 1873 में वैष्णव भक्ति के प्रचार और साहित्यकारों को जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारतेंदु जी स्वयं पुष्टि मार्ग में दीक्षित और वैष्णव थे। तो ये भी बात आपको बुलेट पॉइंट में नोट करनी है। आगे अगला 11 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के किस नाटक में उन्होंने स्वयं लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी? कोई नाटक था जिसमें, कौन सा वो नाटक है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं लक्ष्मण की रोल में भूमिका निभाई थी? सत्य हरिश्चंद्र में, कि जानकी मंगल में, कि नील देवी में, कि सती प्रताप में? तो सही ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पर बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जानकी मंगल में, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा यह नाटक रचित था, जिसमें जानकी मंगल में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो बिल्कुल आपको बात ये याद रखनी है। अगर इसका हम विश्लेषण करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानकी मंगल 1868 में नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इस नाटक के अभिनय के लिए भारतेंदु जी ने अपनी मूछें तक भी मुंडवा ली थी और लक्ष्मण जी का रोल यहाँ पर इन्होंने निभाई थी। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। यह कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, यूपी टीएसटी पीएचडी में या एनबीएस केवीएस में भी हिंदी में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर, भारतेंदु जी की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, बेणु गीत या दशरथ विलाप? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है यह किस नाम से रचित है यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा नामक जो है कविताओं का संग्रह, ये कविता नहीं, कविता का संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, खड़ी बोली में रचित कविताएं हैं। तो इसका हम विश्लेषण अगर करते हैं तो भारतेंदु जी अधिकांश काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में है, लेकिन फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप उनकी खड़ी बोली में चुनिंदा कृतियां हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत ही छांट कर सोच समझ कर बनाया है, क्योंकि परीक्षा में जो आने वाले हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तर्पण और नवभक्तमाल भारतेंदु जी की किस प्रवृत्ति की रचनाएं हैं? पहला है देशभक्ति परक या भक्ति परक, वैष्णव भक्ति या श्रृंगारिक है या हास्य व्यंग पर आधारित है? तो तर्पण और नवभक्तमाल जो है ये भक्ति परक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैष्णव भक्ति से संबंधित है भक्ति परक। तर्पण और नवभक्तमाल यहाँ पर किस प्रवृत्ति की रचनाएं हैं? तो ये भक्ति परक रचनाएं हैं, वैष्णव भक्ति से संबंधित हैं। यहाँ पर इसका अगर मुख्य बिंदु में हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नवभक्तमाल के रचयिता नवभक्तमाल और नाभादास के भक्तमाल। नवभक्तमाल तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया, लेकिन भक्तमाल आपको याद रखना है नाभादास का है। इनके अनुकरण पर लिखी गई, इसमें उन्होंने प्राचीन और समकालीन भक्तों का परिचय भी दिया है। तो बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। बिल्कुल 21 प्रश्नों को हमने एमसीक्यू और व्याख्या के साथ लिया है, जिसके साथ आपको 21 के साथ बहुत सारा जो तथ्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और यह भाग 1 है। भाग 2 और भाग 3 इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पर 8 बजे शाम को वीडियो आती है, तो बिल्कुल आप वहां पर जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शाम को 8 बजे आप एक दिन बाद वहाँ पर देख सकते हैं। सारे चीज़ों का मैं तैयारी कराया हूँ। और इसके पहले जो वीडियो है आदिकाल पर आप देख सकते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का करेंट अफेयर्स भी मैंने डाला हुआ है। तो आप वहाँ पर 2 क्लासें हैं, जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। तो आइए यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतेंदु जी का कौन सा प्रहसन जो राजा की मूर्खता और न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग है? इनका जो कौन सा ऐसा नाटक मैंने प्रहसन के रूप में है जो राजा की मूर्खता और न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग इन्होंने किया है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, अंधेर नगरी या भारत जननी? तो कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा?
तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाम से ही आपको याद रखना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है कि राजा की मूर्खता और न्याय व्यवस्था पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। यहाँ पर इसका अगर मुख्य बिंदु हम देखते हैं तो अंधेर नगरी 1821 में रचित है। सन भी आपको याद रखना है। केवल एक रात में लिखा गया यह नाटक है। इसके प्रमुख पात्र में महंत और गोवर्धन दास है, नारायण दास है और चौपट राजा है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसमें ये जो लाइन है आती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आपने कहानियाँ इसका ये नाटक को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 यह कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूचू का मुरब्बा और सबय जात गोपाल की भारतेंदु जी की यह उक्तियाँ किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मुकरिया में, पहेलिया में, सयापे में या गाली में? तो चूचू का मुरब्बा सबय जात गोपाल की यह जो उक्तियाँ हैं किस रूप में प्रसिद्ध है आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही ऑप्शन होगा मुकरिया, मुकरिया के रूप में ये उक्तियाँ इसमें प्रसिद्ध हैं, चूचू का मुरब्बा और सबय जात गोपाल की। आइए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु में अगर देखें तो अमीर खुसरो के बाद भारतेंदु जी ने आधुनिक काल में मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखी। इन्होंने स्यापा और गाली शैली में भी सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया था। इसके पहले मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सखुने, नजराने हिंद, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर किसका है? तो अमीर खुसरो का है यहाँ पर। और ये अमीर खुसरो की रचनाओं के बाद जो हास्य व्यंग परक मुकरियाँ पहेलियाँ लिखने के बाद ये पहले कवि हैं जो इस तरह की रचना करते थे। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाम इसमें आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारतेंदु कृत विशस्य विषमौषधम किस विधा की रचना है? नाटक है, भाड़, एकांकी रूपक है या प्रहसन है, निबंध है? तो विशस्य विषमौषधम किस विधा की रचना है? तो विधा इसमें आपको बताना है। यहाँ पर देखिए हर तरह से क्वेश्चन, पंक्तियाँ, उसके बाद रचनाएं, सन, तो किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न, यह हमने सोच समझ करके इसमें बनाया है ताकि परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल वो आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर 16 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एकांकी रूपक, भाड़ जिसको बोलते हैं, एकांकी रूपक है विशस्य विषमौषधम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जरा हम विश्लेषण यहाँ पर देखें तो विश्लेषण में आप देखेंगे कि यह एक भाड़ जिसमें एक ही पात्र मंच पर आकर पूरी कथा कहता है, इसीलिए उसको भाड़ कहते हैं। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ राजा के गद्दी से हटाए जाने की घटना पर राजनीतिक व्यंग है, विशस्य विषमौषधम। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु जी ने कहाँ की थी? इलाहाबाद में, काशी में, कलकत्ता में कि लखनऊ में? तो सही ऑप्शन इसको बताना है आपको कमेंट में। तो 17 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही ऑप्शन बिल्कुल, अगर बी सोच रहे हैं तो काशी में। पैनी रीडिंग क्लब का जो स्थापना है भारतेंदु जी ने काशी में किया था। अगर इसका हम विश्लेषण करें तो 1873 ईस्वी में काशी में साहित्यिक जागृति लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से सामान्य लोग भी कम खर्च में पुस्तक पढ़ पाते थे। ये इसका जो उद्देश्य था ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न 18 नंबर देखते हैं। बिल्कुल ये VIMP इसको नोट कीजिएगा कि रो अहूँ मिली सब आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस राग में गाई जाती है? और यह पूछ दिया जाएगा कि यह पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और रो अहूँ मिली सब आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, राग भैरवी, राग लावड़ी या राग काफी या राग मल्हार में? तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का भी सही ऑप्शन बी हो जाएगा। राग लावड़ी में ये रो अहूँ सब मिल जाओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई प्रसिद्ध पंक्ति राग लावड़ी में गाई जाती है। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर रखना है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नाटक मंगलाचरण में जैसी शुरुआत पंक्तियाँ होती हैं, भारत दुर्दशा का नाटक का जो मंगलाचरण होता है उसमें ये शुरुआती पंक्तियों के रूप में इन्होंने दिया है कि देश की दुर्दशा पर आंसू बहाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है देशवासियों से। तो इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है कि यह किस पंक्ति, कौन सा नाटक का? तो भारत दुर्दशा नाटक की यह पंक्तियाँ हैं। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? तो 19 नंबर प्रश्न को अगर देखते हैं तो भारतेंदु जी का कौन सा काव्य ग्रंथ मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखा गया था? विजयनी विजय बैजंती या विजयनी विलाप या उर्दू का स्यापा या बंदर सभा? तो यहाँ पर 19 नंबर का आपको सही ऑप्शन बताना है। तो 19 नंबर का नाम से ही यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सही ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयनी विजय बैजंती। जो ये काव्य ग्रंथ है मिस्र में भारतीय सेना की जो विजय हुआ था उस पर इन्होंने लिखा था, विजयनी विजय बैजंती। यहाँ पर अगर विश्लेषण में इसका हम देखते हैं मुख्य बिंदु में, तो यहाँ पर विजयनी जो विजय बैजंती 1882 में मिस्र में अंग्रेजी सेना की ओर से लड़कर जीतने वाले भारतीय सैनिक के सम्मान में यह रचना रची गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर और 2 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। 20 नंबर कि बंदर सभा भारतेंदु जी की किस प्रकार की काव्य कृति है?
तो श्रृंगारिक है कि हास्य व्यंग है कि प्रकृति चित्रण है कि वीर गाथा है। तो किस तरह की ये जो है इनका काव्य कृति है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हास्य व्यंग है। बंदर सभा नाम से स्पष्ट है कि बंदर सभा कैसी हो सकती है, हास्य व्यंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका विश्लेषण अगर जरा हम करें तो यह एक हास्य व्यंग कविता है, पैरोडी शैली में लिखी गई है, जिसमें समकालीन समाज पर तंज भी कसा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारतेंदु जी का जो अधूरा और मौलिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतेंदु जी का अधूरा और मौलिक नाटक जो है कौन सा है जिसके बाद में